हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंजलि समीर को बिना बताए छोड़कर उसे चली गई थी, लेकिन जब समीर बाथरूम से बाहर आया और अलमारी की ओर बढ़ गया, वहां जाते ही उसने अंजलि की खाली अलमारी को देखा। समीर को बहुत बड़ा झटका सा लगा। अंजलि अंजलि मुझे छोड़कर चली गई। समीर लड़खड़ाकर पलंग पर बैठ गया। तो क्या वो उस राहुल के पास? नहीं, वो उसके पास जाती तो वो मुझसे मिलने की बात क्यों कहता? कहाँ गई होगी वो? पागल है पूरी। कभी इतनी रात को बाहर नहीं गई, फिर आज क्यों अंजलि? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम क्यों नहीं सोचती मेरे बारे में? समीर ने अपनी गाड़ी की चाबी ली और अंजलि को ढूंढने निकल गया। उसके कपड़े अब भी गीले थे। उसे जूते चप्पल पहनने तक का होश नहीं था। अभी उसके लिए अंजलि को ढूंढना सबसे जरूरी हो गया था। वो अंजलि जिसके जाने पर समीर को अपनी सांसें भी बंद होती महसूस होने लगी थी। समीर घर से बाहर निकल गया, तभी हवा से गिलास के नीचे पड़ा वो खत फड़फड़ाने लगा, जिसके बारे में समीर को अभी तक भनक नहीं थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। रात के 9 बज रहे थे, जिसे शायद महानगरों में पूरी तरह रात भी नहीं कहा जाता है। वहाँ लोग अब भी खाने पीने और अपने परिवार के साथ बातों में व्यस्त होते हैं। लेकिन अंजलि जहाँ से थी वो ना शहर था ना गांव। वो कस्बा आधुनिक होने के साथ कई मामलों में वही पुरानी सोच रखता था, जहाँ अक्सर भले घर की औरतें रात में बाहर नहीं निकलती हैं। भला घर अब ये कौन तय करता है कौन सा घर भला है और कौन सा नहीं? अंजलि भी कभी दिन ढलने के बाद घर से बाहर नहीं गई थी। समीर ने जैसे तैसे घर का दरवाजा लॉक किया, फौरन बाहर निकल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जा रहा है और क्यों। उसने अचानक सड़क की साइड पर गाड़ी रोक दी। कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं तुम्हें अंजलि? उसके मायके, लेकिन वहाँ नहीं गई होगी तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। फिर उनसे क्या कहूँगा मैं? नित्या, हाँ जरूर वो नित्या के पास गई होगी। उसे तो सब पता है, तो अंजलि उसी के पास गई होगी। लेकिन उसका एड्रेस? समीर ना तो कभी अंजलि के साथ नित्या के घर गया, ना कभी उसने उसका एड्रेस पूछा। आज उसे पहली बार अंजलि को यूं घर में कैदी की तरह रखने का अफसोस हो रहा था। तभी समीर को कुछ याद आया। उसने अपने फ़ोन ऐप पर एक ऐप खोला जिसमें किसी का नंबर सर्च करने पर वो उसकी लोकेशन बता देता था। समीर ने तुरंत नित्या का नंबर सर्च किया। कुसुम विहार। समीर ने मन ही मन नाम दोहराया, फिर गाड़ी कुसुम विहार की ओर दौड़ा दी। समीर जिस स्पीड से गाड़ी चला रहा था, उसका बस चलता तो वो गाड़ी सीधा उड़ा कर ले जाता। समीर ने गाड़ी कुसुम विहार के गेट से थोड़ी दूर साइड में खड़ी कर दी और वहां से नित्या को कॉल करने लगा, क्योंकि ऐप पर बस कॉलोनी का नाम आया था। नित्या का घर उसे खुद से पता करना था। नित्या ने उसका कॉल नहीं उठाया। जैसा कि समीर ने पहले से सोचा था, वो लगातार कॉल करने लगा। अभी उसे यही एक रास्ता दिख रहा था, क्योंकि इतना लेट उसे किसी से भी नित्या का पता पूछना सही नहीं लग रहा था और सुबह तक का वो इंतजार नहीं कर सकता था। 7-8 रिंग के बाद आखिरकार नित्या ने कॉल उठा ही लिया। क्या है, क्यों पागलों की तरह मुझे बार बार कॉल किए जा रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? समीर ने पीछे सीट पर सिर टिका लिया। उसने आंखें बंद कर राहत की सांस ली। उसे इस समय नित्या का उसे इतनी बदतमीजी से बात करना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि ये उसके लिए एक संकेत था कि अंजलि नित्या के पास ही आई है और उसने उसे उसके व्यवहार के बारे में सब बता दिया है। तभी समीर को समीर जी कहने वाली नित्या इतनी बुरी तरह से बात कर रही थी। अब क्या मौन व्रत धारण कर लिया है? कुछ देर पहले तक तो छुटे सांड की तरह फोन पर फोन लगाकर मेरे कानों की बैंड बजाने पर तुले थे। समीर ने नित्या की बात सुनकर फोन को कान से दूर कर कहा, ये लड़की किस तरह से बात करती है? इसकी बातों से तो कोई भी पागल होकर अपने बाल नोच ले। समीर ने फिर से फोन कान के पास रख दिया। मैं तुम्हारी कॉलोनी के बाहर हूँ, मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं है, इसलिए वही पूछने के लिए फोन कर रहा हूँ। तुम क्या मेरी माँ के जमाई हो जो रात को तुम्हें घर बुलाकर मेहमान नवाजी करूँगी? तुम चाहे पूरी रात गाड़ी में रहो या कहीं और, मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, तुम मुझे घर का पता बता रही हो या नहीं? क्योंकि तुम नहीं बताओगी तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं बस यहाँ घर घर जाकर घंटी बजाकर पूछने वाला हूँ। कोई तो मुझे तुम्हारा घर का पता देगा ना।
ऐसा बिल्कुल मत करना, कहीं किसी को पता चल गया तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई तो कितनी बदनामी होगी तुम्हारी। नित्या ने लगभग फुसफुसाते हुए अंदाज में कहा। सच में ये लड़की पागल है, खुद से कहता समीर गाड़ी से बाहर आ गया था। मैं आ रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को क्या पता चलेगा, वो क्या सोचेंगे। मेरे लिए अंजलि ही महत्वपूर्ण है, उसके सिवा कोई और नहीं। मकान 24 सीधे हाथ पर। पता सुनकर समीर ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दी और तेजी से नित्या के बताए घर की तरफ बढ़ गया। वही नित्या हाथ में फ़ोन लिए यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी। वो रुक कर कभी दरवाजे को देखने लगती, जैसे वहाँ से समीर नहीं बल्कि कोई राक्षस आने वाला हो। फिर उसे कोसती यहाँ वहाँ घूमने लगती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नित्या ने दरवाजा खोला। सामने समीर को देखकर बिना कुछ कहे वो अंदर चली गई। समीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। अंजलि कहाँ है? समीर ने घर में चारों ओर नज़र घुमाते हुए कहा। वो यहाँ नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारा ये गुस्सा, ये बात करने का तरीका सब बता रहे हैं कि तुम उससे मिल चुकी हो। मुझे पता है वो यहीं आई होगी, क्योंकि इस समय तुमसे बेहतर कोई और उसे ना समझ सकता है, ना संभाल सकता है। चलो कम से कम तुम्हें ये एहसास हुआ, तुम ना तो उसे समझ सके ना संभाल सके। उसकी गलती की तुम उसे सजा देने पर उतारू हो गए और अपनी गलती पर रोकर माफ़ी मांग ली। उसे एक मौका तो देते अपनी बात कहने का, उसके हालात समझने की कोशिश करते। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम्हारा मैं पुरुष हूँ वाला अहम जुआड़े आता है। तुम जैसे लोग तो बस पत्नी के सामने वरमाला के लिए झुकते हैं, बाकी पूरी जिंदगी उसे अपने सामने झुकाए रखना चाहते हो। मुझे मेरी सारी गलती सब समझ आ गई है, लेकिन इस वक्त मैं बस अंजलि से बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ उसे बुला दो, वो यहाँ नहीं है। झूठ, वो यहीं आई थी और तुम झूठ बोल रही हो। समीर ने गुस्से में नित्या को कंधों से पकड़ लिया था। अपनी गुस्से भरी सख्त आंखों से नित्या की आंखों में देख रहा था, जिसे एक बार तो नित्या डर भी गई थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो आई थी, लेकिन उसे पता था तुम उसे ढूंढते यहाँ कभी भी आ सकते हो, इसलिए वो यहाँ से चली गई। अब वो यहाँ नहीं है। समीर कुछ देर तक नित्या की आंखों में देखता रहा, फिर उसने नित्या को छोड़ दिया। वैसे जब उसने कहा कि तुम उसे ढूंढते हुए कभी भी आ सकते हो, तब मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। मतलब अब तुम उसे क्यों ढूंढने लगे भला? लेकिन अंजलि तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है और अब मैं भी समझ गई हूँ। वो तुम्हारे लिए एक खिलौना है जिस पर तुम अपना गुस्सा निकाल सकते हो, जिसे तुम जैसे चाहे नचा सकते हो। लेकिन तुम उसे लेने आए हो बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो अपने खिलौनों को कितना ही तोड़ फोड़ क्यों ना दे, लेकिन फिर भी उसे वही चाहिए होता है। खिलौना नहीं है वो। समीर ने गुस्से में नित्या की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो नित्या के सामने खड़ा हो गया, उसकी आंखों में देखने लगा। वो मेरी पत्नी है, मुझसे रूठ सकती है, मैं उसे नाराज हो सकता हूँ, लेकिन ना मैं उसे कभी दूर जाऊँगा, ना उसे कभी मुझसे दूर जाने दूंगा। अब प्लीज़ मुझे बताओ वो कहाँ गई है? समीर ने जितनी धीमी आवाज़ में अपनी बात कही थी, उसकी आवाज़ उतनी ही दर्द और कठोर लग रही थी। नित्या को अब उसे डर लगने लगा था, फिर भी वो खुद को काबू कर रही थी। मुझे नहीं पता, वैसे भी इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे राहुल जैसे लोग। गई होगी किसी के भी पास। ये क्या बकवास कर रही हो? ये तो तुमने ही कहा था ना, क्योंकि उसे IVF नहीं करवाना था, इसलिए बच्चे के लिए वो राहुल से मिलने गई थी। तो जब तुमने उसे चरित्रहीन बना ही दिया है, तो अब वो आज़ाद भी है, इसलिए वो राहुल के पास जाए या किसी और के पास, क्या फ़र्क पड़ता है? समीर को अंजलि से कहे शब्द याद आने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसका सीना चीर दिल ही बाहर निकाल दिया हो। उस दर्द के एहसास से समीर लड़खड़ा गया। उसने सहारे के लिए वहां रखी कुर्सी पकड़ ली। नित्या ने चौंक कर समीर को देखा, जो सिर झुकाए हाँफ रहा था। उसने अपने एक हाथ से कुर्सी पकड़ी हुई थी, दूसरा हाथ सीने पर था। तुम ठीक हो? नित्या ने जैसे ही समीर की ओर हाथ बढ़ाया, समीर ने हाथ दिखाकर उसे वहीं रुकने का इशारा कर दिया। नित्या ने पहली बार गौर से समीर को देखा। नंगे पांव, कपड़े भी अजीब से लग रहे थे, बाल बिखरे और चेहरे पर गहरा दर्द दिख रहा था। नित्या को अंजलि से शादी से पहले जो बात कही थी वो याद आने लगी।
अंजलि शादी के बाद जब पति पत्नी बाहर जाते हैं ना, तो पति ध्यान रखता है कि कोई उसकी खूबसूरत बीवी को ऐसी वैसी नज़र से ना देखे, लेकिन तेरे मामले में उल्टा उल्टा होने वाला है। तुझे समीर के साथ बाहर जाने पर ध्यान रखना होगा, कहीं कोई लड़की उसे देखे ना। नित्या अपनी सोच से बाहर आई। उसने समीर को देखा जो दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों पर कोई भारी बोझ हो, जिसने उसकी चाल को धीमा कर दिया था। अचानक वो रुक गया। नित्या उसे देखने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हें अंजलि के बारे में पता है, बस जब तक मैं उसके बारे में पता ना कर लूँ तुम उसका ख्याल रखना। और एक बात मैं जानता हूँ, इस बार मैंने गलती नहीं पाप किया है, और जब तक मैं अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता मैं अंजलि के सामने नहीं जाऊंगा। समीर ने बिना मुड़े दरवाजे से कहा, फिर वो तेजी से वहां से निकल गया। नित्या ने समीर के आंखों से ओझल हो जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया और अंजलि को मैसेज करने लगी। अंधेरे सड़क पर एक बस तेजी से चली जा रही थी। उस बस की खिड़की पर बैठी अंजलि बाहर दूर तक फैले अंधेरे को देख रही थी। बीच बीच में कहीं घरों, फैक्ट्री में जलने वाली छोटी रोशनी की झलक मिल रही थी। अंजलि को इस समय अपने जीवन में भी दूर तक अंधेरा ही दिख रहा था। ऐसी ही किसी छोटी सी उम्मीद की रोशनी के सहारे वो इस सफ़र पर निकल पड़ी थी। तभी अंजलि के फ़ोन में नित्या का मैसेज आया। नित्या ने उसे पुराना फ़ोन दिया था जिसमें नंबर भी दूसरा था, ताकि कभी कोई उसे बात ना कर सके। समीर आया था, तेरे बारे में पूछ कर गया है, तुझे ढूंढते रहने की कह रहा था। अंजलि ने मैसेज देखा, फिर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर ना तो दर्द दिख रहा था, ना समीर के उसे ढूंढने की खुशी। वो इस समय बिल्कुल शांत थी। वो उस समय को याद कर रही थी जब वो समीर के घर को छोड़ने के बाद नित्या के पास गई थी। नित्या के घर अंजलि जब आई थी, नित्या ने उसको कैसे संभाला था। अंजलि जब आई थी तो उसने नित्या को सारी बातें बताई थी, कैसे समीर ने सारे मैसेज, सारी तस्वीरें कैसे देखी, और उसके साथ व्यवहार और बातों के बारे में भी बताया था। लेकिन अंजलि की आंखों में उस वक्त भी न डर था न आंसू थे। इसी बीच अंजलि ने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया था। सब रिश्तों से मुंह मोड़, सब रिश्तों से नाता तोड़ आज अंजलि ने अपने लिए जीने का फैसला किया था। आज वो हर रिश्ते से आज़ाद होकर अपने सपने पूरे करना चाहती थी जो अधूरे थे। पढ़ने का सपना, उसका जो समीर से शादी करने की वजह से अधूरा था, आज हर गली मोहल्ले को पीछे छोड़ कर जा रही थी। वहाँ समीर ने अंजलि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं पता न चला कि अंजलि कहाँ गई। और नित्या भी अपना घर छोड़कर अंजलि के साथ उसके पास उसी शहर में रहने लगी, क्योंकि उसने अंजलि का हर कदम पर साथ देने की जो बात कही थी, अंजलि ने जो फैसला लिया, उसमें नित्या पूरे मन से उसके साथ थी। नित्या ने भी अपना फ़ोन नंबर बदल लिया था ताकि समीर उन दोनों तक ना पहुंच सके। समीर अंजलि को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। वो अपना आपा खोने लगा था। उसकी माँ उसकी देखभाल भी करती, लेकिन वो खुद को कमरे में बंद रखता। कोई बात भी करता तो पागलों की तरह व्यवहार करता। वहाँ राहुल ने इंतजार करके जब समीर उसे मिलने नहीं गया तो राहुल उसके घर आ पहुँचा। उसने जब समीर की हालत देखी उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने उसकी माँ से बात कर समीर का मेंटल हॉस्पिटल में इलाज शुरू करवा दिया। 2 दिन रहने के बाद राहुल भी आज अपनी दुनिया में वापस चला गया। राहुल की आंखें भी आज नम थी। उसने सारी बातें याद की अंजलि की और वहां से चला गया। अंजलि भी चली गई थी सबको छोड़कर। आज सब बिखर चुका था, हर रिश्ता, हर जिंदगी, जिसको संभालने वाला कोई नहीं था तो बस बिखरी यादें, जुड़ी सी यादें अंजलि की, समीर की। एक दर्द था, एक पछतावा था, क्योंकि आज समेटने वाला कोई नहीं था बिखरे रिश्तों को। अंजलि पढ़ने के बाद कॉलेज में लेक्चरर बन चुकी थी। फिर उसने एक बेटी को गोद ले लिया जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार सके। नित्या ने भी शादी कर ली और अंजलि से मिलने आती रहती थी।